परिसीमन बिल, डीलिमिटेशन बिल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीलिमिटेशन बिल की, जिसको सरकार एक बार फिर संसद में 12 अगस्त को पेश करने जा रही है। जो इसी साल अप्रैल में 16-17 अप्रैल को वो बिल गिर चुका था, जिसको सरकार कल फिर संसद में पेश करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार, रात का रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, इसके पैसे नहीं लगते। आज हम बात करेंगे डीलिमिटेशन बिल के बारे में। तो किसको फायदा है, किसको नुकसान है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या ये देश हित में है कि नहीं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा की ओर। पहले बात करते हैं इस बिल पर संविधान क्या कहता है। संविधान चुनावी क्षेत्रों के पुनर्गठन और समानता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित स्पष्ट प्रावधान प्रदान करता है कि आर्टिकल 82 संसद को आदेश देता है कि जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा की सीटों का आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन होना चाहिए। वहीं पर आर्टिकल 81 निर्धारित करता है कि सीटों का आवंटन इस प्रकार होना चाहिए कि जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासंभव समान हो। संविधान के अनुसार हर 10 साल बाद जनगणना के बाद सीटें बदलना अनिवार्य था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, जिसमें लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 1971 की जनगणना के आधार पर सन 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया था। जो बिल सरकार ला रही है उसको इंदिरा गांधी सरकार ने 1976 में 42वां संशोधन करके सन 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया था। अब क्यों किया था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। 1970 में भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया। इसके परिणाम ये हुए कि दक्षिण भारत के राज्य केरल हैं, तमिलनाडु हैं, आंध्र प्रदेश हैं, इन जैसे राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण नियमों को बहुत अच्छे से पालन किया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है की जनता ने या फिर राज्य सरकारों ने इस योजना को भाव नहीं दिया। इसके चलते यहाँ की जनसंख्या बढ़ती चली गई और एमपी, यूपी, बिहार के करोड़ों लोग आज देश दुनिया में पेट पालने के लिए, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये एक नोट करने वाला फॉर्मूला है आप सभी के लिए। इंदिरा गांधी जी ने सोचा था कि अगर परिसीमन बिल में लागू करती हूं तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काबू पाया उनको अच्छे काम करने के बाद भी दंडित करने जैसा होगा। आपको याद दिला दूं, अगर इंदिरा गांधी जी चाहती तो इस बिल को पास करा सकती थी, क्योंकि तब उनके पास में 2/3 बहुमत से भी ज्यादा बहुमत था, जो आज मोदी सरकार के पास नहीं है, जिसके लिए वो दर दर भटक रही है। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वो किया जो देश हित में था, वही किया। अब आगे बात करते हैं भाजपा की सरकार। जैसे कि अभी भाजपा की सरकार है, सन 2000 में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जो भाजपा की, जिसके वो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भी इस बिल को 25 सालों के लिए, अगले 25 साल यानी 2025 तक के लिए फ्रीज कर दिया। अब भाजपा के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने जो सोचा था कि 25 सालों के अंदर सभी राज्य अपनी अपनी आबादी को नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन वे राज्य इन कार्य में असफल रहे। ये उन राज्य सरकारों की नाकामी है। इसलिए अटल बिहारी सरकार ने 84वें संशोधन 2001 के तहत इंदिरा गांधी जी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए इस रोक को अगले और 25 साल 2025 तक के लिए बढ़ा दिया और उसे फ्रीज कर दिया। लेकिन आज 2026 में मोदी सरकार इस डीलिमिटेशन बिल, परिसीमन बिल को दूसरी बार पास कराना चाहती है। पहली बार 16 अप्रैल पेश किया गया एक मुखौटे के साथ। जी हाँ दोस्तों, नारी शक्ति बंधन, महिला आरक्षण मिलेगा। अगर ये बिल पास हो जाएगा तो तब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने उन्होंने कहा था कि हमने महिला आरक्षण कानून 2023 में पास कर दिया है। अगर ये परिसीमन बिल पास होता है तो हमारे देश की महिलाओं को
कि इसमें भागीदारी बढ़ जाएगी। ये एक मुखौटे के साथ में आया था, सोचिएगा जरूर, जो कि तब ये बिल गिर गया था। महिलाओं को आरक्षण तभी मिलेगा जब परिसीमन बिल पास हो जाएगा, जो कि संसद सीटें 543 543 से बढ़कर 850 850 हो जाएंगी। चूंकि सीटों के पुनर्गठन के लिए संविधान 131वां संशोधन होगा, तभी ये चीजें होंगी, जिसको पास कराने के लिए मोदी सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है। लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों के हितों और विपक्ष कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी आदि के भारी विरोध के कारण यह बिल 17 अप्रैल 2026 को गिर गया था। अब यहां गौर करने वाली बात है, इंदिरा गांधी जी ने देश के दक्षिण भारतीय राज्यों या फिर कम जनसंख्या या फिर जनसंख्या नियंत्रित करने वाले राज्यों को अच्छे कामों के लिए शाबाशी दी और एक एजेंडा सेट किया ताकि बाकी के राज्य भी इन सभी कामों का अनुसरण कर सकें, और देश हित में सोचा जो सही था। अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने भी वही सोचा जो देश हित में था। दूसरी तरफ मेरा एक व्यक्तिगत वक्तव्य है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह संविधान दुनिया का सबसे ताकतवर और अच्छा संविधान है। अब इसकी ताकतों का पता तभी चलेगा जब आप इसे देश हित में उपयोग करते हैं या फिर देश के गलत कामों में आप इसे उपयोग करते हैं। ये आपके हाथ में है। संविधान का दुरुपयोग इंदिरा गांधी जी ने भी किया था इमरजेंसी लगा के। आज मोदी सरकार भी संविधान का दुरुपयोग कर रही है। जो गलत है मैं वही करूंगा। एक और है मेरा व्यक्तिगत, जो लोग कहते हैं कि संविधान यूजलेस है, आज वही लोग पिटने के बाद इस संविधान की कॉपी लेके खड़े हो जाते हैं मीडिया के सामने। तो जो लोग, चाहे वो फिर वो करणी सेना के हों, चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये जो संविधान लिखा है, उन्होंने वाकई कहा था कि ये दुनिया का सबसे अच्छा संविधान और ताकतवर संविधान है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से लागू करेंगे तब। और अब बात करते हैं कि जो लोग समझते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन इज यूजलेस, संविधान कमजोर नहीं है, उसकी ताकत बहुत है। ध्यान कीजिएगा, याद कीजिएगा और इसको पढ़िएगा, और डॉक्टर अंबेडकर को भी पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि संविधान क्या है, डॉक्टर अंबेडकर जी क्या है। आगे बढ़ते हैं। काफी दिनों से मोदी सरकार डीएमके को इस बिल पर राजी करने के लिए मना रही। उसने आश्वासन दिया है कि तुम्हें परिसीमन के बाद कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। सरकार ने अनौपचारिक रूप से यह भी प्रस्ताव दिया कि किसी राज्य की मौजूदा सीटें घटाई नहीं जाएंगी, बल्कि संसद की क्षमता बढ़ाकर सभी को अनुपातिक लाभ दिया जाएगा। लेकिन डीएमके नहीं मानी। पता है क्यों? डीएमके का स्पष्ट मानना था कि अगर सीटें बढ़ी तो उत्तर भारत के राज्यों का दबदबा इतना बढ़ जाएगा कि केंद्र की राजनीति में दक्षिण भारत की आवाज बेहद कमजोर हो जाएगी और हमारी हालत शरणार्थी जैसी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इस कानून को ब्लैक लॉ, काला कानून भी कहा, और पेनलाइजेस प्रोग्रेस, प्रगति को दंडित करने वाला भी कहा। डीएमके के स्टालिन ने कहा कि भारत राज्यों का संघ है और ये बिल संघीय ढांचे पर हमला है। अगर कुछ राज्यों का दबदबा इतना बढ़ जाएगा कि वो अकेले संविधान बदल सकें तो ये संघवाद का अंत होगा। उन्होंने आर्थिक अन्याय की भी बात उठाई। दक्षिण भारत का देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स दक्षिण भारत के राज्य देते हैं, बदले में उसे राजनीतिक हिस्सेदारी कम मिलती है और इसके बिल के बाद और कम हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत है, जो मैंने अभी बताया कि जीडीपी में सबसे ज्यादा दक्षिण भारत राज्य टैक्स देते हैं, उसी के चलते महुआ माझी का जो उपन्यास है मैं बोल शायदा, उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं कि बांग्लादेश क्यों बना। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब
पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान हुआ करते थे। जो आज मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान है वो पहले पश्चिमी पाकिस्तान था, और जो आज मौजूदा स्थिति में बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। एक्चुअल में 75% जीडीपी का हिस्सेदारी पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश देता था, 75%। उसके बाद उसे क्या मिलता था, 12 से 14% पैसा उसे मिलता था अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तो इससे गुस्सा होकर के जो पहले जो वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो बने थे, उन्होंने आवाज उठाई, मुखर होकर आंदोलन किया और बांग्लादेश बना। तो गलत चीजों का जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है। अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि डीएमके ने कहा है कि वो समर्थन दे सकते हैं, बशर्ते पहले सरकार इस कानून को सन 2050 तक फिर से फ्रीज करे और सीटों की संख्या पहले से लिखित में दी जाए। बीजेपी करा सकती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या देश हित में है, क्या देश हित में नहीं है। तो देखते हैं कल 12 अगस्त को क्या होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल रात के रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट कीजिए और मुझे सुझाव दीजिए। जो भी आपके अच्छे बुरे सुझाव हैं उन सभी सुझावों का स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।